जय हिंद बच्चों। अगर आप कक्षा 10 में बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए विद्युत चैप्टर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कई बार एग्ज़ाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं और कुछ आपको थ्योरी बेसिस क्वेश्चन भी इस चैप्टर से आते हैं। तो इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने ओम के नियम की बात की थी, विद्युत धारा के बारे में जाना था, विद्युत विभव के बारे में जाना था हम लोगों ने। अब इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं प्रतिरोधों के जो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में संयोजन होते हैं उसके बारे में। तो आज आपको समझना है कि प्रतिरोध का संयोजन, तो प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। प्रतिरोधों का संयोजन का मतलब है कि दो प्रतिरोध होंगे उनको आपस में जोड़ना। तो जैसे मान लीजिए आपने सीखा होगा प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित करते हैं, इसका प्रतीक होता है आर और इसका सिंबल कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है। इस तरीके से प्रतिरोध का सिंबल होता है, यानी कि प्रतीक होता है। तो ये प्रतीक हो गया इसका, ये प्रतिरोध का सिंबल है, प्रतीक है आपका। अब क्या करना होता है, संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, यानी कि किस प्रकार से आपको प्रतिरोधों को जोड़ा जा सकता है। तो कई बार प्रतिरोधों को हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं और कई बार हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो एक तो होता है कि मान लीजिए आपके पास एक प्रतिरोध है और एक दूसरा प्रतिरोध है, इन दोनों को यहाँ से आपने जोड़ दिया है और यहाँ से विद्युत धारा कोई बैटरी दे दिया है, इस प्रकार से जोड़ दिया जाता है। और कई बार क्या होता है कि प्रतिरोध को इस प्रकार से आप जोड़ सकते हैं कि एक टर्मिनल हो गया, दूसरा टर्मिनल को प्रतिरोध का यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा और विद्युत धारा यहाँ बीच में इनको प्रवाहित की जाती है। यहाँ से हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं, सॉरी यहाँ से वोल्टेज दे देते हैं। तो इस प्रकार से ये भी आपका प्रतिरोध है, मान लीजिए R1 है और ये प्रतिरोध मान लीजिए R2 है। ये वाला भी प्रतिरोध R1 था और ये वाला प्रतिरोध आपका R2 था। तो देख पा रहे हैं कि आप प्रतिरोधों को दो तरीके से जोड़ा जा सकता है। एक तो जब एक प्रतिरोध के एक सिरे को दूसरे वाले के पहले सिरे से जोड़ दिया जाए, और दूसरा जो है जब दोनों प्रतिरोधों के दोनों सिरों को आपस में जोड़ दिया जाए और उसके बाद उसमें पावर सप्लाई दिया जाए। तो यहाँ देख रहे हैं ये प्रतिरोध का पहला सिरा भी यहाँ दोनों का जुड़ा हुआ है और यहाँ पे इनका दूसरा सिरा भी आपस में जुड़ा हुआ है। लेकिन इस वाले में क्या है, दो प्रतिरोधों का केवल एक सिरा आपस में जुड़ा है और जबकि दूसरा सिरा इनका बैटरी से जुड़ा हुआ रहता है। तो जब एक प्रतिरोध का केवल एक सिरा दूसरे वाले से जुड़ा रहता है तब इसको बोलते हैं हम लोग श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम ये वाला जो आपका है, जब कभी ऐसा हो कि दो प्रतिरोधों का दोनों जो आपका टर्मिनल होता है वो दोनों टर्मिनल आपका आपस में जुड़ जाए तब इसको बोलते हैं समांतर क्रम। यानी कि दो प्रतिरोध को हम लोग इस तरीके से जोड़ सकते हैं कि दोनों के ध्रुवों को, दोनों के जो यहाँ पे कनेक्टिंग पॉइंट है एक साथ जोड़ दिया जाए तो समांतर क्रम बन जाएगा। और दोनों प्रतिरोधों का केवल एक छोर जो है दूसरे छोर से जोड़ा जाएगा दूसरे प्रतिरोध के, तब उसको हम लोग श्रेणी क्रम में बोलते हैं। तो यानी कि प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होगा। यहाँ आप लोगों को सीख लेना है कि प्रतिरोध का संयोजन दो तरीके से होता है। अब इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, उसको आप लोग अच्छे से समझ लें। इनको संयोजन को देखने से पहले मान लीजिए बैटरी है आपको V वोल्ट की, ये V वोल्ट की बैटरी है, ये वाली भी V वोल्ट की बैटरी है, आपकी बैटरी लगी हुई है। अब समांतर क्रम में क्या होता है कि ये जो दोनों प्रतिरोध हैं इन दोनों में वोल्टेज जो रहेगा, जो यहाँ वोल्टेज हमने दिया जितने वोल्ट की बैटरी है वो पूरा का पूरा वोल्टेज इसमें भी जाएगा इसमें भी जाएगा। यानी जब भी समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो दोनों ही प्रतिरोधों में वोल्टेज जो रहता है वो समान रहता है। मान लीजिए ये बैटरी जो आपको है V, ये 5 वोल्ट की अगर रख देते हैं तो 5 वोल्ट की जब बैटरी लगाएंगे तो इस R1 वाले प्रतिरोध में भी 5 वोल्ट रहेगा और इस R2 वाले में भी आपका 5 वोल्ट जाएगा। ऐसा होता है, यानी कि समांतर में जो वोल्टेज होते हैं वो समान होते हैं, यानी कि वोल्टेज जो रहेगा V समान होता है। कभी भी अगर दो प्रतिरोध हो, तीन प्रतिरोध हो, चार प्रतिरोध हो, जितने भी प्रतिरोध हो, अगर उनको आपस में कभी भी समांतर में जोड़ा गया है तो उन सभी प्रतिरोधों में वोल्टेज समान होता है। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग श्रेणी क्रम की। तो जब श्रेणी क्रम में देखेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज तो अलग अलग होता है। इनका जो वोल्टेज रहेगा इस पहले वाले में कुछ वोल्टेज खत्म हो जाएगा और वो दूसरे वाले में कुछ कम वोल्टेज रहेगा। तो अगर यहाँ से मान लीजिए आपने 5 वोल्ट दिया है, 5 वोल्ट की ये बैटरी अगर लगाई है तो यहाँ हो सकता है कि आपका 3 वोल्ट जाए और यहाँ पे 2 वोल्ट जाए, तो इनका वोल्टेज जो होता है वो कम बेसी हो जाता है, यानी बराबर वोल्टेज नहीं जाएगा। तो ये इसमें V1 वोल्ट हो जाएगा और इसमें मान लीजिए आपका V2 वोल्ट हो जाएगा। तो श्रेणी क्रम में वोल्टेज अलग अलग होते हैं, लेकिन हाँ इसमें धारा जो होती है, जितनी करंट यहाँ से निकलेगी वो सब की सब करंट R1 में भी जाएगी, R2 में भी जाएगी। तो श्रेणी क्रम में जो होता है धारा I, ये समान रहती है। आपको ये बात एकदम अच्छे से अब नोट करके रख लेनी है कि श्रेणी क्रम में
धारा समान रहेगी और समांतर क्रम में वोल्टेज समान रहेगा। यानी जितने भी, अगर आपने 2 प्रतिरोध लगाए हैं, चाहे 3 प्रतिरोध हो गए, 4 प्रतिरोध हो गए, कितने भी प्रतिरोध रहेंगे श्रेणी क्रम में, उन सब में धारा समान रहेगी। अच्छा, इसमें वोल्टेज क्या था, अलग अलग होता है। जो विभवांतर रहेगा यानी कि V जो रहेगा वो अलग अलग होगा, V अलग अलग रहेंगे, और धारा जो रहेगी वो समान रहती है। समांतर क्रम में क्या होता है, वोल्टेज तो समान रहेगा, यानी दोनों का विभवांतर जो रहेगा वो समान रहेगा, लेकिन इनकी धारा अलग होती है। धारा इसमें जो रहेगी I, वो अलग अलग रहेगी, वो भिन्न भिन्न रहेगी। जैसे मान लीजिए इस वाले में अगर यहाँ से जब वोल्टेज देते हैं तो इस पूरे सर्किट की जो कुल धारा रहेगी वो हो सकती है कि कुल धारा I हो, लेकिन जब ये कुल धारा I यहाँ पहुँचेगी तो इस वाले प्रतिरोध में अलग धारा हो जाएगी और इस वाले प्रतिरोध में अलग धारा हो जाएगी। तो जब धारा अलग अलग हो जाती है तो मान लीजिए कि इस पहले वाले में I1 धारा जा रही है, इस वाले में जो आपकी I2 धारा जा रही है। तो यहाँ देख रहे हैं प्रतिरोधों में धारा अलग अलग जा रही है, वोल्टेज लेकिन सेम है। जबकि श्रेणी क्रम में क्या होता है कि वोल्टेज दोनों में अलग अलग होता है, लेकिन उसमें धारा सेम होती है। तो ये दो बातें आपको एकदम गांठ बांध करके रख लेनी है कि श्रेणी क्रम में धारा समान रहेगी लेकिन वोल्टेज अलग अलग रहेगा। समांतर क्रम में वोल्टेज जो रहता है वो समान होता है, सब में वोल्टेज समान रहेगा, लेकिन धारा जो रहेगी वो अलग अलग होती है। तो ये बात को आपको सीख करके रखनी है, इसी से आपका जो प्रतिरोधों का संयोजन है वो आप अच्छे से सीख पाएंगे। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले श्रेणी संयोजन की, कि अगर 3 प्रतिरोध 4 प्रतिरोधों को अगर श्रेणी में जोड़ दिया जाए तो उनका तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा। तो समझते हैं। तो सबसे पहले है श्रेणी संयोजन। प्रतिरोध का या प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, यानी 2 या 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ा जाता है। तो इसके लिए आपको पहले एक चित्र बनाया जाए, यानी कि सर्किट डायग्राम इसका बनाते हैं। तो मान लीजिए आपके पास ये प्रतिरोध है R1, एक दूसरा प्रतिरोध है R2 और एक तीसरा प्रतिरोध है आपका R3। यानी 3 प्रतिरोधों को यहाँ पे दे दिया गया है, R1, R2, R3। तो 3 प्रतिरोध हैं। इन तीनों ही प्रतिरोधों में यहाँ से विद्युत धारा दी जा रही है। एक बैटरी है, उस बैटरी की टोटल वोल्टेज है V वोल्ट की। तो V इसका वोल्टेज हो गया, यहाँ से हम लोग इसको विभवांतर उत्पन्न करेंगे। अब जैसा कि आपको अभी बताया गया था कि जब कभी भी इस श्रेणी क्रम में रखा जाता है इन प्रतिरोधों को, कि जब इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो सभी प्रतिरोध में धारा समान होती है। तो मान लीजिए कि इस विभवांतर V की वजह से इसमें जो टोटल प्रतिरोध है उसमें धारा जो होगी वो I होगी। तो यहाँ से धारा I बह रही है और ये धारा I सब में समान होगी, मतलब इसमें भी धारा I होगी, इसमें भी धारा I होगी, इसमें भी धारा I होगी, सब में धारा I होगी। लेकिन जो ये विभवांतर रहता है ये अलग अलग हो जाता है। तो पहले वाले में विभवांतर जो होगा वो V1 होगा, यानी पहले प्रतिरोध में विभवांतर V1 हो गया। दूसरे वाले में विभवांतर V2 हो जाएगा, यानी इस वाले में विभवांतर V2 है, और तीसरे वाले में जो विभवांतर हो जाएगा वो V3 हो जाएगा। तो तीनों में विभवांतर देख रहे हैं अलग अलग है। तो जब श्रेणी में लगाते हैं तो यही आपको याद रखना है कि इनका जो धारा होती है श्रेणी क्रम में तीनों प्रतिरोध में समान रहेगी, और तीनों में लेकिन जो विभवांतर रहेगा वो अलग अलग रहेगा, V1, V2, V3। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से अगर आप अच्छे से देखें तो मान लेते हैं कि जो पूरा ये परिपथ है, इस पूरे परिपथ की कुल धारा जो है वो I है, और इस पूरे परिपथ का जो कुल विभवांतर है वो V है। तो मान लिया, माना परिपथ की कुल धारा I है, व कुल विभवांतर V है। तो इस पूरे परिपथ का जो कुल धारा है वो I हो गई और कुल विभवांतर हो गया वो V हो गया। और मान लेते हैं कि कुल जो पूरा परिपथ है, ये पूरे परिपथ का, इस पूरे परिपथ का जो आपका प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध R है। इतना चीज़ को आपको मान लेना है कि पूरे परिपथ का मान लेते हैं कि R1, R2, R3 सबको जोड़ने पर प्रतिरोध R आएगा, और V1, V2 ये जो सब वोल्टेज है वो आपका विभवांतर V है, और कुल धारा इसकी I है। अब अतः क्या होगा, ओम के नियम से
ओम के नियम से क्या होता है भाई कि पहला चीज़ तो पूरे परिपथ का जो विभवांतर होता है, ये पूरे परिपथ का हमने विभवांतर V किया था, तो विभवांतर आपका है V। अब V बराबर किसके होगा, तो यही जो वोल्टेज था यही तो भाई तीनों में बटा है, तो कुछ V1 है, कुछ V2 है, कुछ V3 है। इन V1 V2 V3 यानी कि V जो होगा आपका V1 V2 V3 के बराबर होगा। तो यहाँ से आप कहेंगे कि V1 प्लस V2 प्लस V3, ये आपका जो रहता है वो बराबर रहेगा। यानी कि टोटल बैटरी का वोल्टेज अगर मान लीजिए यहाँ पे 50 वोल्ट होगा, तो ये जो सब जोड़ेंगे तीनों को, तो तीनों को जोड़ने पे ही 50 वोल्ट आएगा। तो ये V बराबर हो गया V1 V2 और V3। ये V कुल प्रतिरोध था, हाई अलग अलग है सब। समझिए कि V का मतलब ओम का नियम कहता था कि V बराबर होता है I इंटू आर, ये ओम का नियम था। अब यहाँ V बराबर लिख सकते हैं आई आर, तो ये पूरे परिपथ का जब विभवांतर था तो वो तो V था, तो पूरे परिपथ का धारा हमने अभी माना है कि पूरे परिपथ की कुल धारा I है, तो इसके जगह पे लिखेंगे कुल धारा I और इसका कुल प्रतिरोध है R, तो आई आर हो जाएगा V बराबर। अब देखिए V1, तो V1 जो यहाँ कितना होगा, V1 का मान भी तो आई आर रहेगा, लेकिन धारा इसमें सब में I है, लेकिन प्रतिरोध इसका अलग है, तो R1 हो जाएगा। तो यहाँ V1 के जगह पे लिख देंगे आई R1 प्लस V2 के जगह पे भी लिखेंगे, धारा तो आई होगी लेकिन इसका प्रतिरोध जो है यहाँ पे देख रहे हैं तो ये R2 हो चुका है, तो प्रतिरोध हो जाएगा R2 प्लस यहाँ पे ये V3 है, तो V3 जो कर देना है आपको, V3 के जगह पे हम लोगों को लगा देना है V3 वाला जो वोल्टेज था वो R3 था, तो यहाँ धारा तो आई रहेगी लेकिन प्रतिरोध इसका R3 हो जाएगा। अब समझिए कि यहाँ से अगर देखा जाए तो ये आई आर और यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेते हैं आई को, तो बचेगा क्या आपका R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ से दोनों पक्षों में है तो आई से आई ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि कभी भी अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है प्रतिरोधों को, तो वो श्रेणी क्रम में जो कुल प्रतिरोध होता है तीनों प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। तो एक एग्जांपल लीजिए कि इसका मतलब क्या है, कि मान लेते हैं कि ये आपका प्रतिरोध हो गया, यहाँ से बैटरी लगा दी हमने, ये मान लेते हैं 10 ओम का है, ये 5 ओम का है, ये 6 ओम का है। अब इनका कुल प्रतिरोध अगर निकालना होता तो कुल प्रतिरोध को R से कहते थे, तो कुल प्रतिरोध R बराबर किसके हो जाएगा, तो ये R1 है, R2 है, R3 है, यानी तीनों प्रतिरोधों को सीधे सीधे आपको जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध 10 प्लस ये वाला 5 और प्लस R3 वाला हो गया आपका 6, टोटल जोड़ेंगे तो 10 5 15 और 6 21 ओम आ जाएगा टोटल प्रतिरोध। यानी इस परिपथ का जो कुल प्रतिरोध हो गया वो आपका वो 21 ओम हो गया। तो इसी तरीके से आपको जब कभी भी श्रेणी क्रम में अगर कोई प्रतिरोध जुड़ा हुआ दिखे तो उनके लिए आपको प्रतिरोध को इस तरीके से सीधा जोड़ देना है। ये फार्मूला याद रखना है प्रतिरोधों के श्रेणी, और एग्जाम में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम के संयोजन को सिद्ध कीजिए, तो आपको इस तरीके से सिद्ध कर देना है, डायग्राम बना लेना है। बस इसमें याद करने वाली बस इतनी सी थी कि जो श्रेणी क्रम में होता है वो धारा बराबर होती है और विभवांतर सब में अलग अलग होता है, इसीलिए हमने तीनों प्रतिरोध में V1 V2 V3 कह दिया था विभवांतर, और धारा सब में I कह दिया था। एक बात यहाँ से याद रखनी है कि जो कुल विभवांतर होगा यानी V जो होगा ये V1 V2 V3 के बराबर होगा, तो V बराबर हो गया V1 प्लस V2 प्लस V3। तो जब ऐसे रखेंगे तो V बराबर ओम के नियम से आई आर होता था, तो V बराबर आई आर लिख दिया, V1 है तो यहाँ आई R1 हो जाएगा, V2 है तो यहाँ आई R2 हो जाएगा, V3 है तो आई R3 हो जाएगा। अगर और भी प्रतिरोध रहता तो प्लस R4 हो जाता, R5 हो जाता, इस तरीके से लगा देंगे हम लोग। तो आज के लिए बस इतना ही, प्रतिरोधों का हम लोग श्रेणी क्रम का संयोजन सीख लिया है, अच्छे से इस पर सवाल वाल भी आप लोग लगाएंगे। अगली वीडियो में देखा जाएगा कि प्रतिरोधों का समांतर क्रम का संयोजन कैसे होता है उसके बारे में। तो तब तक अपना ख्याल रखिए।